डिमोस्ट ड्यूमास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रूव किया कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है स्पर्मेटिड मिटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया इनका अलाइनमेंट में। आप देखें नेक्स्ट आर्जिनिन रिच प्रोटीन जिसको कहते हैं प्रोटामाइंस वो होते हैं। और इस सेंट्रियोल का एक्सिस कैसे है, है ना, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कैसे है, ऐसे है, और एक्सिस कैसे, स्पर्म का एक्स है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, इट स्टार्ट्स क्लीवेज डिवीजन। सेंट्रियोल रिमेन्स एट द 0 डिग्री, जिसे प्रोएक्रोसोमल ग्रेनुल कहते हैं। की पतली परत रह जाती है जिसको मेंचेट कहते हैं। अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो अभी जो आपने प्रीवियस वीडियो जो देखी है उस प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि शुक्राणु जनन की जब क्रिया होती है तो शुक्राणु जनन के दौरान प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन 3 स्टेज में होता है। वो है मल्टीप्लाइकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। और मैंने आपको बताया कि मैच्योरेशन फेज से जो सेल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि स्पर्मेटिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है और फिर हम ये समझेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस को करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए स्पर्मेटिड की हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन यानी कि हम कहें एनिमल की स्पीसीज टू स्पीसीज है, कुछ वेरिएशन होते हैं, तो हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और व्हाट इज द मीन ऑफ दिस स्पर्मियोजेनेसिस, तो हम सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे व्हाट इज द स्पर्मियोजेनेसिस, हम कहेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्मेटिड इनटू द मैच्योर स्पर्म, इसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब हमने ये कहा कि जब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ तो वो क्या है, एक टिपिकल हैप्लॉइड सेल होती है। यहाँ पर टिपिकल वर्ड हम क्यों काम में ले रहे हैं, यहाँ पर टिपिकल का मतलब ये हुआ ये एक नॉर्मल सेल होती है, वैसे ही सेल है। नॉर्मल सेल किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसके अंदर भी क्या एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक जो सेल होती है उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो भी इसमें है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उस क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23। ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम्स होते हैं 23, ये हो गए क्रोमोसोम्स हो गए। यानी कि ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और हैप्लॉइड नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में हमने कहा जब टिपिकल सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, यहां बना देते हैं एक छोटी सी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, तो बहुत सारी, मैं यहां पर तो एक ही बना रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम लिख देते हैं, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें। और एक टिपिकल सेल में क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसमें बना लेते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं एक टिपिकल सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो सब इसमें होते हैं। ये क्या हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। और क्या होता है एनिमल सेल में, जो प्लांट सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, तो सेंट्रोसोम भी होगा, है ना। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा था एक टिपिकल सेल वर्ड लेते हम क्या कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि एक नॉर्मल सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। और अंडरस्टूड बात है, सब कुछ है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। तो ये जो सेल बनी है एक टिपिकल सेल, ये कौन सी है, ये है स्पर्मेटिड, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड बोलते हैं। ये अब आप खुद सोच किए ये स्पर्मेटिड है, ये फर्टिलाइजेशन करने में योग्य क्यों नहीं है। और जब स्पर्म आप जानते हैं मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, गमनशील होते हैं, स्पर्म्स को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाने का एक रूट को तय करना होता है, ठीक है ना। यहां पर आप देखें हमने कहा कि ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटिड होता है, ये निषेचन करने के लिए कैपेबल नहीं होता, इनकैपेबल ऑफ द फर्टिलाइजेशन रहता है। क्यों, क्योंकि ये कहां बन रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बन रहा है, इसको अपना रूट तय करके जाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसके लिए इसको क्या होना था, लुकोमोटरी होना जरूरी है, इसमें चलने की कैपेसिटी होना जरूरी है। तो इसमें तो टेल है ही नहीं, किसी तरह का लुकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, इसलिए स्पर्मेटिड क्या होंगे, इनकैपेबल टू मूव, इनकैपेबल फॉर द लोकोमोशन। उसके बाद सेकंड बात करो, अब इस स्पर्म को
क्या करना है, फीमेल के गैमेट यानी कि अंडे के अंदर एंट्री करना होता है ना। हम जानते हैं कि स्पर्म का काम क्या होता है, प्रोसेस तो देखिए आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक बार के लिए कि हमने पढ़ा हुआ है कि एग होता है, ओवम हो गया, और यहां पर आ गया एक स्पर्म है, और इस स्पर्म को एंट्री करनी होती है किसमें, ओवम में, यहां पे एंट्री करनी है। तो ये एंट्री नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें एग की मेम्ब्रेन को पेंट्रेट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो स्पर्मेटिड है वो लोकोमोशन नहीं कर सकता, एक प्रॉब्लम। एग की मेम्ब्रेन को पेंट्रेट नहीं कर पाएगा, ये सेकंड प्रॉब्लम। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है, इसका वेट भी ज्यादा है, वैसे भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, लोकोमोशन नहीं होगा। इन सब प्रॉब्लम की वजह से हम कह सकते हैं कि स्पर्मेटिड क्या होता है, इनकेपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हमें इसे क्या करना है, मोटाइल बनाना है, इसको फर्टिलाइजेशन के योग्य बनाना है। इसी प्रोसेस का हमने नाम क्या रखा है, द मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द इमेच्योर स्पर्म इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होगा, सब कुछ डायग्राम आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, सब समझ में आएगा, अलग से कुछ भी लर्न नहीं करना आपको। इसी डायग्राम पे मैं आ जाता हूं, यहीं से देखिए अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हुए चलेंगे और आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली में इसके डायग्राम को बना रहेंगे, एक सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने कहा ये एक न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस का अभी साइज बहुत ज्यादा है, स्पर्मेटिड के न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, बहुत सारी चीजें है इसमें, डीएनए है इसमें आरएनए भी है, इसमें प्रोटीन्स भी है, न्यूक्लियर प्लाज्मा है, पानी भी बहुत ज्यादा है, पानी भी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होने वाला है, न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने वेट को डिक्रीज करने के लिए, मैं सब कुछ यहाँ पर लिख दूंगा आपको, डायग्राम में आ जाएगा, करने के लिए क्या करेगा, वाटर का लॉस करेगा, न्यूक्लियस से वाटर का लॉस होगा, न्यूक्लियस से आरएनए का लॉस होगा, न्यूक्लियस से मोस्ट ऑफ द प्रोटीन का भी क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। अब जब इस न्यूक्लियस से इतनी सारी चीजें बाहर निकल जाएगी तो वो सीधा थोड़ा रहेगा, थोड़ा सा पिचक जाएगा, ओवॉइड शेप में हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या काम होने वाला है, इस नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं कैसे डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, आपको उसी हिसाब से साथ साथ में देखते रहे। मैंने कहा ये जो इसका न्यूक्लियस है, डायग्राम में साथ साथ में ध्यान रखें, ये वाला जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोसोम तो रहेंगे क्योंकि क्रोमोसोम की तो हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और यहाँ पर देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया मैंने, इस न्यूक्लियस के ऊपर बनाया। ये अगर सेल में कहीं भी अगर मान लेते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो ये मूवमेंट करके क्या करेगा, न्यूक्लियस के अग्रभाग में पहुंच जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के आगे के पार्ट में पहुंच जाएंगे, कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में लंबी लंबी पुट्टिकाएं होती है, सिस्टर नहीं बोलते हैं, और उसके अलावा क्या होती है, वैक्यूल्स होते हैं न्यूक्लियस के आगे की, और ये अपने आप को अरेंज्ड कर लेता है। सारे सेल ऑर्गेनेल अपने आप को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अलाइन करेंगे, अलाइन मतलब सीक्वेंस में आना शुरू हो जाएंगे। सबसे आगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स अलाइन कर लिया, फिर आगे न्यूक्लियस से अलाइन कर लिया, और ये जो सेंट्रोसोम है ये भी क्या करेगा, ये अपने आप को ये भी अलाइन कर लेगा, न्यूक्लियस की बैक साइड में ये अलाइन करना शुरू हो जाएगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी अपना अलाइनमेंट करना शुरू कर लेगा, यानी कि यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। अभी बिखरे बिखरे हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी है वो भी अलाइन करना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी अभी दिख रही है इस पर्टिकुलर शेप में नहीं रह पाएगी, तो ये क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से बन जाएगी और एक इरेगुलर सा शेप ले लेगी। ये आगे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक इरेगुलर शेप ले लिए। मैं जो बोल रहा हूं साथ साथ डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप दो चीजें एक साथ समझेंगे, सब्जेक्ट को, प्रोसीजर को, और साथ में एग्जाम में डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना हो। वरना ऐसा भी मैं कर सकता था कि यहाँ पर एक फोटो लगा देता, यहां से पहले से मैं बोर्ड पे सारा डायग्राम बना के रख देता, तो आपको समझाने में मेरे टाइम नहीं लगता, उसको देख देख के मुझे बोलना था। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम में जब डायग्राम को ड्रॉ करें तो आपको पता होना चाहिए डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को समझना है आपको। तो हमने कहा इस तरीके से ही अरेंज्ड हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आ गया है, ये आ गया, इसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस ने अपने आप को अलाइन किया, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कहा सेंट्रोसोम ने अपने आप को अलाइन कर लिया है, ये आ गई यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये आ गई यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया इनका अलाइनमेंट। अब क्या होगा, देखें
यहाँ पे ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एक बार मैं यहाँ पर साइड में अलग से और बना रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर बना लेता हूं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा हुआ ऐसे लंबी लंबी थैली की तरह सैक लाइक क्या होती है, पुट्टिकाएं बोलते हैं, सिस्टर नहीं बोलते हैं। और यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है ये क्या होते हैं, इसकी वेक्वल्स होती है, वेसिकल्स कहते हैं। ये आपस में हट करके क्या करेंगे, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड कर लेंगे। न्यूक्लियस के आगे की बात कर रहा हूं। और ये जो वेक्वल्स है ना, छोटी छोटी जो वेक्वल्स है, ये वेक्वल्स तो आ जाएगी सेंटर में, और ये जो सिस्टर्नी बनी हुई है ये इसको क्या कर लेगी, चारों तरफ से घेर लेगी। ये अरेंजमेंट हो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। वैक्यूल सेंटर में आ जाएगी और ये जो सिस्टर्नी है उसको चारों तरफ से घेर लेगी। फिर क्या होगा, आगे पहले सुने, डायग्राम में भी आएगा। फिर क्या होगा, इन वैक्यूल्स का फ्यूजन हो जाएगा। ये जो वैक्यूल्स है इनका क्या होगा, फ्यूजन। मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, फ्यूजन ऑफ वैक्यूल्स। इन वैक्यूल्स का, ये वाली वैक्यूल्स है, इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। और ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये तो आपको मैं लिख देता हूं, वैसे आपको समझ में आ ही गया मैं किसकी बात कर रहा हूं, गोल्गी बॉडी की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ये सेल ऑर्गेनल कौन सा है, गोल्गी बॉडी है। कहां पर है, न्यूक्लियस के आगे है। ये क्या करेंगे, इसके वैक्यूल्स आ जाएंगे सेंटर में, सिस्टर्नी ने चारों ओर से घेर लिया। फिर इसका हो जाएगा फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ वैक्यूल्स। ये जितनी है 2 4 5 है जो नंबर्स है वो फ्यूज होकर के एक बड़ी वैक्यूल बना लेंगे। आगे के डायग्राम में देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अगला स्टेप में आप देखें, नेक्स्ट डायग्राम है। अभी जो बातें मैंने बोल के बताई है वही चीज डायग्राम आना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपको, आपका डायग्राम वो हो जो खुद ही आंसर को बोल रहा हो। आपका डायग्राम वो हो जो खुद ही आंसर को बोल ले। ऐसा नहीं है पहले एग्जाम में डायग्राम को लर्न करें और उसके बाद में आप आंसर को लर्न करें, ये डबल मेहनत कौन करेगा। एग्जामिनर को आंसर बुक को चेक करने में भी परेशानी होगी, पहले वो डायग्राम को चेक करेंगे फिर आपके लिखे हुए आंसर को। तो हमें डायग्राम ही ऐसा बना देना है जिसमें क्या हो, डायग्राम भी आ जाए, डिटेलिंग भी उसी में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ये जल्दबाजी का काम है, वो नहीं करना है आपको। देखिए तो यहां पर मैंने कहा ये तो है न्यूक्लियस है। अगेन बार बार ये डायग्राम ड्रॉ होगा, लेकिन आपको मेरी बात को सुनते हुए जाना है। उससे क्या होगा, आपको ये आंसर लर्न हो जाएगा, एग्जाम में समझ जाएंगे। टाइम ज्यादा नहीं लगता है एग्जाम के अंदर। अभी मुझे आपको डिस्क्राइब भी करना है, इसलिए एकदम रिलैक्स में काम चल रहा है। हमने कहा ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर क्या था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये वाला गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अब इसके साथ क्या हो गया, ये ऐसा बन गया, फ्यूजन हो गया किसका, वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स के फ्यूजन से एक बड़ी वैक्यूल बन गई है। रिमेनिंग सिस्टर्नीज आर सराउंडेड दिस वैक्यूल, ऐसे हो गया, बस एक बड़ी वैक्यूल बन गई है। सेंट्रोसोम में भी डिवीजन हो गया, सेंट्रोसोम के डिवीजन से 2 हो गए, 2 डॉटर सेंट्रियोल बन गए, और सेंट्रोसोम का डिवीजन हो गया, 2 सेंट्रियोल बने, और दोनों सेंट्रियोल लाइन टू लाइन न्यूक्लियस के पीछे आ जाएंगे। याद नहीं करना, डायग्राम में देखना है। यहाँ पे एक ये हो गया सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल हो गया, इस तरीके से आ गया। और अभी मैंने बताया इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी अपने आप को कहाँ पे, बैक साइड के अंदर, यहाँ पे किसकी बैक साइड, सेंट्रियोल की बैक साइड के अंदर अपने आप को अलाइन कर लेंगे ऐसे। और फिर क्या होने वाला है, देखिए इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है वो ऐसे बन जाएगा। बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है उसको बाहर से निकालना भी है, ये हो गया ऐसे। ये सारे सेल ऑर्गेनेल जो मैंने डायग्राम में बनाया है उसी पैटर्न से साथ में क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को बाहर निकालना है, यहाँ पे इसको रखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया क्या क्या काम हुए। अभी दोबारा देखें, मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कुछ लिख देता हूं आपको। हमने कहा यहाँ पे पहले न्यूक्लियस की बात करो, न्यूक्लियस के साथ में क्या क्या काम हो गया है, न्यूक्लियस के साथ क्या क्या काम हुआ है। हमने कहा नंबर 1 पॉइंट, वाटर का लॉस हो गया, शॉर्ट में लिखते हैं। उसके अलावा क्या निकल गया इससे, आरएनए का भी लॉस हो गया है। उसके अलावा हमने कहा इवन वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है हिस्टोन, ठीक है ना, हिस्टोन माइनस का मैं लिख रहा हूं एब्सेंट, हिस्टोन भी इसमें नहीं है। क्या बच गया इसमें, इसमें रहा हुआ है हम कहेंगे आर्जिनिन रिच प्रोटीन, जिसको कहते हैं प्रोटामाइंस, वो होते हैं आर्जिनिन रिच प्रोटामाइंस, वो जरूर रह जाएगी। आर्जिनिन रिच प्रोटामाइंस, ये इसके अंदर रह जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर है ना। न्यूक्लियस में क्या हो, वाटर का लॉस हो गया, आरएनए का भी लॉस हो गया, हिस्टोन इसमें है नहीं।
आर्जिन रिच है, प्रोटामीन्स रहेंगे। डीएनए तो अंडरस्टूड बात है, यहां तो इसको मैं अलग से लिख दूं, है ना। डीएनए तो प्रेजेंट रहेगा, डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस का क्या हो गया, न्यूक्लियस का हमने कहा वेट लॉस हो गया, न्यूक्लियस का क्या हो गया, वेट लॉस। तो आप एग्जाम में इसी तरीके से लिख के आना, एग्जामिनर आंसर ना पढ़े, यही चीजों को देखे, डायग्राम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। और सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर पॉइंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो निकलेगा। ये जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है ना, जो एक्स्ट्रा, क्योंकि वेट का लॉस करना है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म वगैरह या जो भी है, इनको बाहर की ओर निकाल देंगे, ये एक साइड में आ जाएगा। अब क्या होगा, आपने नोटिस किया नहीं है डायग्राम में, अभी देखो कैसे हुआ काम। हमने कहा ये जो सेंटर में फ्यूज हो गई वैक्यूल्स, तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया इसको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्रोब्लास्ट। ये इनके फ्यूजन से जो बना है उसको क्या बोलते हैं, हम एक्रोब्लास्ट बोलते हैं, एक्रोब्लास्ट। छोटी छोटी वैक्यूल्स मिलके बड़ी बना ली, एक्रोब्लास्ट। साथ में मैंने कहा ये बन गया सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल है पास में, जो पास में होता है उसको बोलते हैं समीप, और समीप का मतलब होता है समीपस्थ सेंट्रियोल, या हम ये कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्या है ये, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल किसके समीप है, न्यूक्लियस के समीप है, ये न्यूक्लियस के समीप है, तो नाम हो गया समीपस्थ तारक काय, या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। ये जो दूसरे वाला है सेंट्रियोल, इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ये दूर है, दूरस्थ तारकाय, समीपस्थ तारकाय और दूरस्थ तारकाय, दोनों की पोजीशन मैंने अलग बनाई है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर आपको समझाता हूं। ये मान लेते हैं कि बनने वाले स्पर्म का एक्सिस है, जो स्पर्म बनेगा इसका मान लेते हैं ये एक्सिस है, कि इमेजिनरी एक्सिस है। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहां है, यहां पर देखो, मैंने कहा ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, और इस सेंट्रियोल का एक्सिस कैसे है, प्रोक्सिमल की बात कर रहा हूं, 90 डिग्री पर है ना। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कैसे है, ऐसे है, और एक्सिस कैसे है, स्पर्म का एक्स है। तो आप कहेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, तो हम कहेंगे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल remains perpendicular to the imaginary axis of the sperm. And what is the function of proximal centriole? It starts cleavage division after the fertilization. ये जो समीपस्थ जो तारकाय होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये शुक्राणु की अक्ष के 90 डिग्री पर रहता है, और निषेचन के बाद जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें क्लीवेज यानी कि विदलन, सेगमेंटेशन को स्टार्ट करता है। डिस्टल सेंट्रियोल को आप देखेंगे डायग्राम में, डिस्टल सेंट्रियोल की क्या पोजीशन है, डिस्टल सेंट्रियोल की पोजीशन है ऐसे ऐसे, और स्पर्म का एक्सिस भी कैसे ऐसे। तो डिस्टल सेंट्रियोल रिमेन्स एट द 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री टू द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ स्पर्म। और ये क्या काम करेगा डिस्टल सेंट्रियोल, ये काम करेगा स्पर्म की पूंछ में, टेल में एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, उनको बनाने का काम करता है। तो ये सारी पोजीशन के बारे में आपको बता रहा था, ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या काम होने वाला है, इसी को मैं आगे और बढ़ा देता हूं, ठीक है। इसी डायग्राम को आप आगे बढ़ाते चलो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो एक्रोब्लास्ट है ये साइज में बड़ा हो जाएगा, और इसमें एक पार्टिकल आ जाएगा जिसे प्रो एक्रोसोमल ग्रेनुल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम को देखें, साथ साथ में यहां पर मैंने क्या बनाया है, ये बना दिया एक न्यूक्लियस, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। पूरे नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये वैक्यूल हो जाती है बड़ी, और इस वैक्यूल के अंदर एक आ जाता है पार्टिकल आ जाता है, और मैंने यहाँ पर कहा ये क्या है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये है डिस्टल सेंट्रियोल। और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो क्या बनेगा, एक्सियल फिलामेंट बनाना शुरू कर लेगा, ऐसे स्पर्म की टेल बनाने के लिए एक्सियल फिलामेंट, और माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों ओर क्या होंगे, ऐसे कॉइलिंग करना शुरू कर लेंगे, एक्सियल फिलामेंट सेंटर में, बाहर की तरफ कॉइलिंग करना शुरू कर लेंगे। और ये साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा वाला सारा का सारा ऐसे बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, ऐसी शेप आ जाती है इसकी। ये आ गया एक्स्ट्रा एक्सिस साइटोप्लाज्म है, ये यहां पर लिख देते हैं अपने, ये क्या है, एक्सिस
साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, ये लिख देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अलावा भी जो एक्स्ट्रा है वो सब है बाहर हो जाएगा। एक्सेस है, इसका क्या होगा काम, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो हम लिख देते हैं यहां पर डिस्कार्डेड, इसको हमने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया है। तो अब यहां पे बोलने की जरूरत नहीं है, आपने पहले बता दिया डिस्टल सेंट्रियोल, इससे क्या बने, ये बन गए एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, ये बन गए एक्सियल फिलामेंट्स है, एक्सियल फिलामेंट्स है जो टेल का निर्माण करेंगे आगे की तरफ। और देखते हैं आगे और इसमें क्या होने वाला है, सब कुछ आप देखेंगे डायग्राम के अंदर। अगेन अपने आगे की ओर बढ़ते हैं, और अब ऐसे चलते चलते क्या होगा, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, ये देखिए यहां पर आ गया है एक न्यूक्लियस आ गया है, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे ये मैंने नाम अभी लिख देता हूं एक बार, इसका नाम क्या है, प्रोएक्रोसोमल ग्रेनुअल, अंदर जो है वो है प्रोएक्रोसोमल ग्रेनुअल है, और इसका नाम क्या है, ये है प्रोएक्रोसोम, इसी से एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा। तो न्यूक्लियस के बाहर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया एक्रोसोम, ये बन गया एक्रोसोम बन गया है अब। और इस न्यूक्लियस के पीछे यहाँ पर हो गया है सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल, यहाँ पर दूरस्थ तारक काय सेंट्रियोल बन गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी स्पर्म की टेल का फॉर्मेशन हो गया है, ये है एक्सियल फिलामेंट्स। एक्सियल फिलामेंट्स के चारों ओर क्या हो गई है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसने माइटोकॉन्ड्रिया ने कॉइलिंग कर ली है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपने, साथ साथ में डायग्राम को आंसर के साथ साथ ड्रॉ करना भी सीखना है। यहाँ पे एक रिंग सेंट्रियोल बन जाएगा, और ये जो स्पर्म है इसके ऊपर केवल और केवल जितना मिनिमम रिक्वायर्ड साइटोप्लाज्म होता है उतना ही मिनिमम साइटोप्लाज्म इसके ऊपर रहेगा, और रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है उसको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक थिन लेयर बनी हुई है साइटोप्लाज्म की, थिन लेयर, इस थिन लेयर को कहते हैं मेंचेट बोलते हैं, मेंचेट। एग्जाम में पूछ ले मेंचेट क्या होता है, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं इसके ऊपर क्या, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। स्पर्म के ऊपर मेंचेट क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द स्पर्म। स्पर्म के ऊपर एक कोशिका द्रव्य की पतली परत रह जाती है जिसको मेंचेट कहते हैं। एक्स्ट्रा जितना भी साइटोप्लाज्म होता है उसको बाहर की ओर एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को एक्सपेल्ड, क्योंकि स्पर्म के वेट को कम रखना है, ताकि वो कम एनर्जी के साथ लंबे समय तक ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि स्पर्म में एनर्जी का लिमिटेड सोर्स होता है। एक स्पर्म है वो बनने में तो 72 आवर्स लेता है, लेकिन ह्यूमन में इसका लाइफ स्पान होता है 24 आवर्स का, 24 घंटे का जीवन काल है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलने के बाद लंबी दूरी तक इसको ट्रेवल करना होता है। अगर इसका वेट ज्यादा होगा तो एनर्जी पहले से ही क्या होगी, खर्च हो जाएगी। तो एनर्जी को बचाना है, वेट को लॉस करना है, इसलिए एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल दिया जाएगा, और स्पर्म के ऊपर केवल एक पतली लेयर रह जाती है साइटोप्लाज्म की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंचेट बोलते हैं। सेकेंड नाम देखिए काम का, हमने कहा द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉइल्ड अराउंड द एक्सियल फिलामेंट्स एंड फॉर्म ए कवरिंग कॉल्ड एज निबेनकर्ण शीथ। यहां पर देखिए ये क्या बन गया है, निबेनकर्ण, इसको बोलते हैं निबेनकर्ण शीथ बोलते हैं। निबेनकर्ण कवर कहते हैं, किसका बना हुआ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ है। खुद ही बता रहे हैं, अभी सारा प्रोसीजर आपने समझा है। निबेनकर्ण पूछ ले व्हाट इज द निबेनकर्ण, तो आप कहेंगे द माइटोकॉन्ड्रिया इज coiled around the axial filament of the sperm and make a sheath, आच्छद बोलते हैं, आच्छद। तो निबेनकर्ण आच्छद बना लेते हैं, which provide the energy during the locomotion of the sperm। जब है ही माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ तो क्या होगा, एनर्जी तो देगा इसको। ये हो गई बात। यहां पे हमने कहा ये सबसे ऊपर की और कौन सा पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है एक्रोसोम का, ये आ गया एक्रोसोम होता है इसके अंदर।
यहां पर क्या है पार्ट, ये बन गया न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। यहां पे क्या है, हमने कहा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है। और ऐसे ये क्या हुआ, इसमें मैच्योरिटी आ गई है, और तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैच्योर स्पर्म, इसको बोलते हैं परिपक्व शुक्राणु का विकास हो जाता है। और ये परिपक्व स्पर्म कैसा होता है, अभी मैंने बताया, ये होता है मोटाइल, इसमें गति करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन ये कर सकता है, ठीक है ना, और क्योंकि इसमें एक्रोसोम है। अब स्पर्म की एक वीडियो और आएगी इसके जस्ट बाद में, उसमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर होगी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्पर्म होगी, उसमें मैं सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन करूंगा। एक्रोसोम कैसे काम करता है, एक्रोसोम में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द स्पर्म में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आएगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, उसमें हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस को, अभी और समझेंगे। बहुत टाइम हो गया आपको लगातार सुनते हुए मेरी बातों में। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को पढ़ने लगते हैं और कोई प्रोसीजर जब सीक्वेंस में चलता है, तो ये वैसा ही फील होता है जैसे हम किसी मूवी को देख रहे हैं और सीक्वेंस में चल रही है, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है तो बड़ा अजीब सापन महसूस होता है। लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, चीजों को समझते रहेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, विटामिन ए एंड ई हेल्पफुल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है उसको अभी हम समझेंगे। उसके बाद में हम किसका स्टार्ट करने वाले हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को। उसके बाद में मैंने आपको पहले ही कहा, सारी वीडियोस को आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जैसे पहले आपने पढ़ाई की स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसी में फिर डिटेल के अंदर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, देन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मियोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ऐसे सीक्वेंस में चलते रहेंगे। हार्मोनल अभी कंट्रोल समझते हैं आप पूरे प्रोसीजर को। जब स्पर्मियोजेनेसिस को समझ लेंगे, कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस को, अभी हमें समझना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन का नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताएं कि कुछ ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो शुक्राणु जनन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और लाइट। डिफरेंट अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो कुछ एनिमल्स होते हैं वो डर्नल होते हैं, कुछ नॉक्टर्नल होते हैं, दिनचर होते हैं और रात्रिचर होते हैं। तो वातावरण का जो प्रकाश है और टेम्परेचर है उससे भी शुक्राणु जनन की क्रिया प्रभावित होती है। तो फिजिकल फैक्टर के रूप में हम बात करेंगे टेम्परेचर को, और टेम्परेचर और सनलाइट के बारे में, लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। हार्मोनल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हम ध्यान से देखिए, हर पॉइंट से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने वाला है। हमने कहा कि हमारे ब्रेन का एक स्पेशल पार्ट है जिसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और जो हाइपोथैलेमस है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ द ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड की भी मास्टर ग्लैंड है। उस हाइपोथैलेमस से एक स्पेशल, यहां पर देखिएगा आप, है ना, हमारे ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कौन सा है, एक हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। यहां पर देखिए GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये जब हार्मोन सीक्रेट होता है तो इसके इफेक्ट से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के पास में होती है, उससे दो हार्मोन निकलते हैं, LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के GnRH के रिलीज होने पर उसके इंडक्शन से पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डायग्राम आप देखेंगे, सब कुछ आपको एक सिस्टमेटिक समझ में आएगा। दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन एक्ट ऑन द लेडिक्स सेल्स। टेस्टिस में मैंने बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेंटर में, बीच में, मतलब जहां पर इंटर स्पेस होता है, वहां पर सम ऑफ द एंडोक्राइनल सेल्स आर फाउंड, दैट इज कॉल्ड एज द लेडिक सेल्स और द इंटरस्टिशियल सेल दैट सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो हमने कहा दिस LH हार्मोन फंक्शंस ऑन द लेडिक सेल्स and motivate the Leydig cells to secrete, to synthesize the testosterone hormone, and we all know that
So what is the function of testosterone? Testosterone determines the secondary sexual character in the male. On the other hand, follicular stimulating hormone, that is called as the FSH hormone, follicles में क्या होता है, पुट्टिकाएं होती है. तो ये जो फॉलिकुलर जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल्स पे. ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन और टेस्टिज में आपको बताया था कि सेमिनिफर नलिकाओं में कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती है, जिसे सर्टोली सेल्स बोलते हैं, नर्स सेल कहते हैं, है ना. मैंने आपको बताया था कि जो सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं उसमें कुछ इलोंगेटेड सेल्स होती है जिसको नर्स सेल्स कहते हैं, क्योंकि वे डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देती है, नूरिशमेंट का काम करती है. उन्हीं सर्टोली सेल्स के द्वारा एक और हार्मोन निकलता है जिसे इनहिबिन बोलते हैं, इनहिबिन हार्मोन. एज इट्स नेम इंप्लाइज इनहिबिशन. ये क्या काम करता है? इनहिबिशन करता है. इनहिबिशन को हिंदी में कहते हैं संदमन, संदमनकारी हार्मोन है. ये किसको संदमित करता है? अगेन सप्रेस द एफएसएच हार्मोन, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल किया जा सके. जब कभी स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा तो उसका कंट्रोल कौन करता है? उसका कंट्रोल करता है इनहिबिन हार्मोन. ये सप्रेस करता है एफएसएच को और स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं. तो हम बेसिकली कहें तो टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच हार्मोन, इनके डायरेक्ट कंट्रोल में स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है. अब हम बात करते हैं किसकी? विटामिन्स के बारे में. अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले विच विटामिन्स आर रेस्पॉन्सिबल और वी कैन से द डिटरमाइन द स्पर्मेटोजेनेसिस, देन वी हैव टू से द विटामिन ए एंड द विटामिन ई. विटामिन ए आप जानते हैं रेटिनॉल होता है. ये दोनों ही विटामिन कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वसा विलय विटामिन कहते हैं, ए और वी. अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, कंट्रोल नहीं करता है, तो करने वाले 3 नाम आ जाएंगे ऑप्शन में. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हो गया, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इंटरस्टिशियल सेल किसको बोलते हैं? लेडिक सेल्स को तो कहते हैं, और उसको कंट्रोल करने वाला. और उसके अलावा इनहिबिन सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स है, ये कंट्रोल करते हैं. हार्मोनल की बात कर रहे हैं. अगेन हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर्स की बात करें, स्पर्म कितने बनते हैं, तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है इतने कितने ज्यादा नंबर है. 100 मिलियंस पर ml ऑफ सीमन. किसी जंतु के, किसी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के 1 मिलीलीटर सीमन में 100 मिलियन. आप जानते हैं 1 बिलियन का मतलब भी 10 लाख होता है, 10 लाख होता है 1 बिलियन. ये 100 मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स किसमें? 1 ml ऑफ द सीमन में होते हैं. इतने ज्यादा काउंट के अंदर है. अगर किसी कारण से ड्यू टू सम एबनॉर्मलिटीज इफ द स्पर्म काउंट डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो जाए तो हम बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया, और एब्सेंट हो जाए तो हम उसे बोलेंगे एजोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया में ध्यान रखें, ओलिगो का मतलब ही क्या होता है? फ्यू, यानी कि कुछ. स्पर्म का काउंट डिक्रीज हो गया, स्पर्म है लेकिन बहुत कम है, तो हम कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया है. स्पर्म कम है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, और स्पर्म नहीं है, ए मींस एब्सेंट हो गया, एजोस्पर्मिया कहते हैं. तो ये सारी बात आई अपने किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में. अभी मैं आपको पूरा पहले एक बार बोर्ड दिखा देता हूं, कंटिन्यूटी के अंदर है, फिर उसी सीक्वेंस के अंदर कुछ और जनरल डिस्कशन करेंगे. यहां से आप कंप्लीट जो मैंने आपको पढ़ाया उसका ओवरव्यू देख पाएंगे. सब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से मैंने शुरू किया था, और ये स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट हो गया. उसके बाद में हमने किसकी बात की थी? कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है. स्पर्मेटोजेनेसिस की जब बात करते हैं स्पर्म्स की, इसकी डिस्कवरी बड़ी रोचक है. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म को सबसे पहले देखा था. जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म को सबसे पहले देखा था तो उसने ये समझा कि ये जो स्पर्म्स है ये एक पैरासाइट है, परजीवी है, सीमन में पाए जाने वाले एक परजीवी है. उन्होंने इसको पैरासाइट मानने लगे थे. और लेकिन हम जब कभी पूछते हैं कि डिस्कवरी किसने की, तो हम कहेंगे एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने. और एंटोनी वॉन लीवनहॉक की डिस्कवरी के बाद में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़े नायाब से एक्सपेरिमेंट किए थे. उन्होंने क्या किया कि सीमन को एक फिल्टर पेपर से छान लिया, फिल्टर कर लिया, और फिल्टर कर लिया ताकि स्पर्म तो रह जाए ऊपर, और बाकी जो लिक्विड पार्ट है, तरल पार्ट है, फ्लूइड है, वो छन के आ जाए नीचे. फिर उन्होंने इस जो फिल्टर्ड था उसको अंडों के साथ में मिलाया, ओवम के साथ, ये पता करने के लिए
दैट विच पार्ट ऑफ द सीमन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो उन्होंने देखा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब दिमाग के अंदर ये बात आई कि केवल ये जो केमिकल्स है, जो फ्लूइड पार्ट है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो क्या फिल्ट्रेट से पहले, फिल्ट्रेशन करने से पहले जो फिल्टर हो चुके हैं, जिनको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पैरासाइट कहा था, कहीं ये तो नहीं है कि यही जो पैरासाइट है एज पर द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन? तो ये पता चला कि ये पैरासाइट नहीं होते हैं सीमन के, बल्कि स्पर्म्स होते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही स्पर्म्स को नाम दिया था स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्म नाम नहीं दिया, उन्होंने नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया। तो जो लोरेंजो स्पेलेंजानी, इटालियन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सीमन को जो फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद में ये बताया स्पर्म्स होते हैं आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। वॉन बेयर, अर्नस्ट वॉन बेयर, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, वॉन बेयर ने स्पर्मेटोगोनिया को नाम दिया गया था स्पर्म, स्पर्म नाम। तो जब कभी एग्जाम में पूछा जाता है स्पर्म को स्पर्म नाम किसने दिया, तो हम कहेंगे वॉन बेयर ने। स्पर्म्स को स्पर्मेटोगोनिया किसने कहा, तो हम कहेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि लीवेनहॉक ने स्पर्म को क्या कंसीडर किया, तो हम कहेंगे पैरासाइट के रूप में कंसीडर किया था। जब हमें कहें कि सीमन को फिल्ट्रेशन करने का एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो हम कहेंगे स्पेलेंजानी है, इटालियन साइंटिस्ट स्पेलेंजानी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इवोस्ट ड्यूमास जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि स्पर्म पैरासाइट नहीं होते हैं। जैसे स्पेलेंजानी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसी तरीके से इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए थे। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए लगभग 72 आवर्स का टाइम लगता है, और इनका लाइफ स्पैन होता है वो होता है 24 घंटे का होता है। 24 घंटे तक ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पर्म है वो सर्वाइव कर सकते हैं। स्पर्म इतने ग्रुप के अंदर होते हैं, इतने ज्यादा ग्रुप के अंदर होता है, फिर वो आपस में चिपक भी तो सकते हैं। तो स्पर्म को चिपकने से बचाने के लिए उनके ऊपर एक लेयर होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की एक लेयर होती है, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। वो एग्लूटिनेशन, स्कंदन, क्लोटिंग से रोकती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं, है ना। स्पर्म के ऊपर हम क्या कहेंगे, वन ऑफ ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कवरिंग द लेयर इज फाउंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोकैलिक्स व्हिच प्रिवेंट द एग्लूटिनेशन ऑफ द स्पर्म। उसका कोएगुलेशन नहीं बनने देती है, क्लॉट नहीं बनने देती है, जिससे क्या होगा, स्पर्म का एक स्मूथ फ्लो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जब वो ओवम के पास फर्टिलाइजेशन करने के लिए जाते हैं। तो इन्हीं सब डिटेल की हम बात कर रहे थे। तो अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो में समझेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स के बारे में समझेंगे कि कंप्लीट है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसे होती है। थैंक यू सो मच।